सुहानी जल्दी जल्दी खाना बना रही है। जतिन रोज बाजार से इतनी देर से लौटती है कि सुहानी रोज इस बात से बहुत परेशान रहती है। जतिन लौटकर बाजार का थैला रखकर नहाने भागता है। नहाकर आकर ही बैठेंगे खाने। इतनी कम समय में सब्जी काटना बनाना होती है क्या? ऊपर से खाना ताजा सुस्वाद होना चाहिए। सुहानी ने कई बार जतिन से कहा, हमसे रोज रोज ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जतिन सुने तब ना। दूसरी तरफ छोटी चिल्ला रही है, माँ पोटी लगी है। सुहानी को समझ में नहीं आता कि किस दिशा में दौड़ेगी। सास पूजा कर रही है, वरना छोटी को वह बिठा दे सकती थी। नहाने के बाद जब तक पूजा समाप्त ना करें, तब तक सास दूसरा कुछ भी स्पर्श नहीं करेगी। अगर भूले भटके कुछ छू लेती है तो दोबारा नहाकर ही मानेगी। सुहानी की सास एक अच्छी महिला है। सुहानी की मदद करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह सुबह उठकर पूजा किए बिना अपने मुंह में कुछ नहीं लेती। पहले सास सुबह उठकर सुहानी के साथ खाना बनाती थी, फिर पूजा घर की सफाई करती, मनचाहे फूलों से सजाती और पूजा खत्म होने में 1.5-2 घंटा लगाती थी। लेकिन भूखे पेट इतनी देर तक रहने से पित्त की उल्टी होने लगी। सुहानी के लिए तो और भी मुश्किल हो जाती थी। एक तरफ जतिन के लिए खाना बनाना और दूसरी तरफ छोटी और फिर सास की उल्टी साफ करो। इसीलिए सुहानी सास से कहा, पहले आप अपना पूजा करोगी, चाय बिस्किट खाओगी, फिर मेरा हाथ बटाने को आइएगा। पहले सुहानी सुबह 6:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब सुहानी रोज सुबह 5 बजे उठकर किचन में चली जाती है। जब घर में सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उसे उठना पड़ता है। उसे भी इतनी सुबह आंखें खोलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसे मजबूर होना पड़ता है, नहीं तो जतिन को समय पर नाश्ता और टिफिन नहीं दे पाएगी। जाड़े में जब वह उठती है तो चारों ओर अंधेरा ही रहता है, पक्षियां भी नहीं उठते। छोटी चिल्ला रही थी और इधर सुहानी का सिर गुस्से से गर्म होने लगा था। उसको लगने लगा कि सब कुछ फेंक फांक दे। रोज सुबह जतिन से जल्दी बाजार जाने के लिए कहती है, लेकिन जतिन बिस्तर से उठता ही नहीं। अगर वह आधा घंटा पहले उठ जाए तो परेशानी नहीं होती। अरे बाबा, रोज रोज का बाजार करने की क्या जरूरत है? रविवार को इकट्ठा ला सकते हैं, नहीं ताजा लेना है। पत्नी कैसे संभालेगी, यह बात कभी दिमाग में नहीं आती। उधर छोटी चीख रही है, अगर पोटी में नहीं बैठाया तो पैंट में ही पोटी उतर जाएगी। इसीलिए सुहानी ने गैस बंद कर सुहानी को पोटी में बैठाने दौड़ी। पता नहीं आज क्या हो रहा है, लगता है पागल हो जाऊंगी। अचानक फोन बजने लगा। सुहानी सोचने लगी, सुबह सुबह किसको जरूरत पड़ गई होगा, कोई विज्ञापन वाला दिमाग खाएगा। सुबह सुबह इनको और कोई काम नहीं है, बजते रहो। सुहानी भी घड़ी के कांटे के साथ दौड़ रही है। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या है। हर दिन वह घड़ी को हरा दिया करती है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज जीत नहीं पाएगी। फोन फिर बजने लगा। सास पूजा के कमरे से बोली, बहू फोन बज रहा है, देख तो लो कौन है। सुहानी रसोई से चिल्लाई, माँ मेरे पास मरने का भी समय नहीं है, फोन बजता है तो बजने दो, मैं बाद में देख लूंगी। माँ पोटी हो गई, छोटी ने कहा। सुहानी ने चूल्हे पर रखा कढ़ाई की ढक्कन हटाकर गैस कम कर दी और छोटी के पास चली गई। फोन फिर से बजने लगा। इतनी बार फोन बजता देख सास पूजा के कमरे से निकली। स्क्रीन पर नाम देखा और बोली, बहू तुम्हारे बाबा का फोन है। सुहानी से अब और सहन नहीं हो रही। दूसरी ओर चावल की पानी भी नहीं निकाली। जतिन के लिए रोटी बनाना अभी बाकी है, देर होने के फिर वह नाराज होकर बिना खाए ही ऑफिस चला जाएगा। सुहानी ने छोटी के कपड़े बदलते हुए कहा, मैं जतिन को खाना देकर बाबा को फोन कर दूंगी। मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि पिताजी को कोई अकल नहीं है। वे जानते हैं इस समय दामाद ऑफिस जाएगा, लेकिन अभी ही फोन करना है। और वही बार बार की शिकायत, देखो तुम्हारी माँ खाना नहीं चाहती है, दवा नहीं ले रही है। सुहानी ने माँ की बचपन से यह हालत देखती हुई आई है। सुहानी के एक बड़े भाई थे जो एक दुर्घटना में मारे गए थे। तब से ही माँ को मानसिक सदमा इतना बढ़ गया कि बहुत कम बोलती है।
पहले सुहानी के पापा घर का कुछ काम उनसे करा लेते थे, लेकिन माँ काम करते करते कहीं खो जाती थी। दूध उबालने बैठाकर भूल जाना, कई बार तो गैस बंद करना ही भूल जाती थी। अंत में पिता ने एक खाना बनाने वाली औरत को रखा। माँ एक जगह चुपचाप बैठी रहती है, पापा को ही कहना पड़ता, अभी बाथरूम जाओ, अभी खाना खा लो, अब बालों को बांध लो। दिन ब दिन माँ की यह बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ दिन पहले ही सुहानी के पापा कह रहे थे, आजकल तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती, बाल बांधना, खिलाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। डॉक्टर बाबू ने कहा भी है कि कुछ वर्षों के बाद वह पूरी तरह से बिस्तर पर गिर पड़ेगी। पिताजी ने माँ के लिए एक आया रखी थी, लेकिन वह आया हमेशा माँ से डांट डपटते काम करवाती थी। पिताजी को माँ को डांटते देखना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उन्होंने अपने सेवानिवृत्त के बाद आया से छुटकारा पा लिया। माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी पिता ने उठाई। अब माँ का शुगर प्रेशर दोनों फिर से बढ़ गया। गठिया का दर्द तो बहुत पहले से ही परेशान करता ही है। सुहानी के पापा का इतनी बार फोन करता देख सास को बुरा लगा। उनके हिसाब से फोन नहीं उठाना गलत संदेश देगा। ऐसे भी संबंधी से बहुत दिनों से उनकी बात भी नहीं हुई थी, इसलिए उसने यह सोचकर फोन उठाया कि संबंधी से इसी बहाने बात हो जाएगी। लेकिन सास ने फोन पर किसी और की आवाज़ सुनी। हेलो, क्या सुहानी बात कर रही है? सास ने कहा, नहीं, मैं सुहानी की सास बात कर रही हूँ। उस आदमी ने कहा, नमस्ते माँ जी, क्या आप जतिन को बुलाएगी? थोड़ी ज़रूरी है। सास को कुछ समझ नहीं आया तो वह फ़ोन सुहानी के पास ले गई। सुनो, तेरे पापा नहीं, कोई और बात कर रहा है। सुहानी थाली में रोटी निकाल रही थी, लेकिन पापा के फ़ोन पर दूसरा कोई है, ये सुनकर वह चौंक गई। पापा के फ़ोन पर कौन बात करेगा? जरूर फ़ोन कहीं खो गया होगा और किसी सज्जन आदमी को मिल गया होगा। नाश्ते को जल्दी निकालकर मेज पर रखी और अपनी सास को सब्जी और रोटी देने को कहा। हाथ धोने के बाद उसने फ़ोन हाथ में लिए हेलो कहा। दूसरी तरफ से कहा, सुहानी, मैं रवि बात कर रहा हूँ। अरे रवि भैया, तुम इतनी सुबह मेरे पापा के फ़ोन से बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है? रवि ने कहा, जतिन नहीं है क्या? सुहानी थोड़ी बेचैन सी होने लगी थी। बताओ ना, क्या हुआ? जतिन बाथरूम में है। रवि ने कहा, आज सुबह तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है। सुहानी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा रहा है। क्या बोल रहे हो रवि भैया? माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन पापा का शरीर तो ठीक था। तुम लोग जल्दी चले आओ, रवि ने कहा। सुहानी ने कहा, पिताजी अब कहाँ हैं? रवि थोड़ी देर मौन रहा और फिर कहा, वह अब नहीं रहे, तुम लोग जल्दी आ जाओ। सुहानी किचन में बैठ गई, सिर घूम रहा था, ऐसा लगा कि पूरी दुनिया हिल रही है। वह वहीं बैठकर रोने लगी। सास समझ गई। उसने सुहानी की पीठ थपथपाते हुए बोली, बहू देर मत करो, तैयार होकर जल्दी निकलो, माँ तुम्हारी वहाँ अकेली है। वह तो अपनी माँ की बात पूछना ही भूल गई। कौन जानता है कि माँ पर क्या गुजर रही है। एक बार के लिए सोचा रवि को कॉल कर पूछेंगे, लेकिन फिर सोचा अब समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी ट्रेन पकड़ लेगी उतना अच्छा है। निकलकर एक बार कॉल कर लेंगे। सुहानी अपने कमरे में चली गई और कुछ कपड़े पैक करने लगी। तब तक जतिन भी बाथरूम से बाहर आ गया। उसने बाथरूम से ही सब सुना होगा, इसीलिए वह बोला, मैं ऑफिस में बता देता हूँ कि मैं आज नहीं आऊँगा। स्टेशन के लिए कार बुक कर दिया है, देखते हैं कौन सी ट्रेन अभी मिल सकती है। छोटी के कपड़े देखकर जतिन ने कहा, छोटी को साथ मत लो, उसे यही रहने दो, वहाँ की स्थिति का पता नहीं है। सुहानी ने माना कि जतिन सही ही कह रहा है, उसे ही अपने पिता का क्रियाक्रम करना है, फिर वहाँ छोटी को कौन देखेगा। लेकिन सास भी यहाँ अकेली छोटी को कैसे संभालेगी। वह एक बार सोचा भी कि अपनी सास को भी अपने साथ ले जाए। अगर वह साथ में होती
तो छोटी की देखभाल में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक पल के बाद उसे लगा कि इतनी उम्रदराज महिला को घसीटना ठीक नहीं है। सुहानी ने अपनी सास से कहा, माँ आप अकेली सब कर लोगी तो? जतिन ने कहा, मैं गरिमा को आने के लिए कह दिया हूँ, 2 दिन वह यहाँ ही रहेगी, मैं कल वापस आ जाऊँगा। सुहानी फिर और कुछ नहीं बोली। ननंद और सास 2 दिन तक संभाल सकती हैं। जतिन खाना खाने बैठ गया। सुहानी की सास ने उसे कई बार खाने के लिए कहा, लेकिन इस मनोस्थिति में मुंह से कुछ निकलने को जी नहीं चाह रहा था। इसीलिए सुहानी ने खाना नहीं खाया और फिर दोनों ट्रेन पकड़ने निकल गए। सुहानी ने कार में बैठकर अपने पिता के घर फोन किया, कोई नहीं उठाया। दोबारा किया, लेकिन दोबारा भी कोई नहीं उठाया। अचानक याद आया कि सास की छोटी की दवाई के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अभी अगर फोन में बुलाएंगे तो वह फ़ोन नहीं पकड़ेगी। इसीलिए सुहानी ने ननंद को फ़ोन लगाया। ननंद अभी बस में है, अभी भी घर पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। छोटी लंच में क्या खाएगी और सास की दवाई भी उसे बता दी गई। फ्रिज में क्या क्या खाना रखा है बताया। चलो इधर का काम तो निपट गया। फिर उसने पिता के घर फ़ोन किया, रिंग बजी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। पिता होते तो उसकी फ़ोन मिस होने पर फ़ौरन फ़ोन कर देते, लेकिन कौन जाने अब घर में कौन है। कौन जानता है कि माँ अकेली क्या कर रही है। जतिन ने कहा, शायद वहाँ सभी व्यस्त होंगे, ट्रेन पर चढ़कर फ़ोन कर लेना। सुहानी ने उदास मन से फ़ोन रख दिया। सिग्नल पर गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकी तो ऐसा लगा जैसे काफ़ी देर से खड़ी है। सुहानी बार बार घड़ी देख रही है, गाड़ी नहीं चल रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो अगले मोड़ पे एक मोर्चा गुजर रही थी। जतिन गुस्से में उन्हें गाली दे रहा है। सुहानी भी गुस्से से आग बबूला हो रही है, लेकिन उसके पास बैठने और जतिन की बड़बड़ा सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। मना करने पर दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है। सुहानी ने ड्राइवर से कहा, भाई जी आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं? ड्राइवर ने कहा, पता नहीं दीदी कि वे लोग सड़क पर ही मोर्चा क्यों निकालते हैं। नुकसान तो जनता का है। अगर कोई मांग है तो जाओ उन नेताओं मंत्रियों के घर जो जनप्रतिनिधि बनकर अपनी जेब भर रहे हैं। गरीब ड्राइवर ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी इधर उधर के गली से 10:30 बजे तक ड्राइवर स्टेशन पे प्रवेश करवा दिया। स्टेशन में प्रवेश किया और देखा कि ट्रेन आधे घंटे भीतर थी। टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सही समय से चले तो 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से पिता के घर पहुंचने में और 30 से 40 मिनट लगेंगे। 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। सुहानी ने पिता का नंबर पर फिर कॉल किया। कौन जानता है कि अब फ़ोन कोई उठाएगा भी या नहीं। पिता के रहते पिता ही हमेशा फ़ोन पकड़ते थे। माँ के लिए फ़ोन उठाना संभव नहीं है। सुहानी चिंतित थी। घर पर कोई नहीं, बेहतर होता कि वह रवि को फ़ोन अपने पास रखने के लिए कहती। सुहानी को लगा कि अगर वह उड़ सकती तो अच्छा होता, उड़कर घर पहुंच जाती। चलो अब फ़ोन उठा। सुहानी का फ़ोन सरला मौसी ने उठाया और हेलो कहा। सुहानी ने कहा, सरला मौसी, मैं सुहानी हूँ, क्या तुम्हारे आसपास रवि है? सरला मौसी ने कहा, इतनी देर तक तो यही था, अभी अपने घर गया। सुहानी ने पूछा, माँ ने कुछ खाया? सरला ने कहा, आपके पिता मुझे रोज़ बता दिया करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि आज क्या करना है। सुहानी चिंतित हो गई। इसका मतलब माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, दवाई भी नहीं खाई होगी। माँ का फिर तबीयत ना बिगड़ जाए। पूछा, सुबह नाश्ते के लिए घर में क्या बनता है? सरला ने कहा, कभी रोटी सब्जी, कभी दूध रोटी और कभी ब्रेड मक्खन। घर में दूध है, अगर ब्रेड मिल जाए तो फिलहाल के संकट का निवारण हो जाएगा। सुहानी ने कहा, आज तुम दूध और रोटी दे दो। ठीक है, दूध गर्म करती हूँ और ब्रेड मैं ले आती हूँ, लेकिन मुझे पैसे की आवश्यकता होगी। सरला ने कहा, पापा रोज पैसे देते थे, माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए माँ नहीं दे सकती। सुहानी नहीं जानती कि उसे क्या कहे। सरला मौसी ने उसे संकट से छुड़ाते हुए कहा, दीदी मैं रवि से पैसे ले लूँगी, आप आकर दे देना। सुहानी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ को अकेला मत छोड़ना। मासी, रवि को घर में रहने के लिए कहो और मुझे फ़ोन करने के लिए कहना। फ़ोन काटने ही वाला था कि सुहानी को कुछ याद आया और फिर बोली, मासी मासी।
सुन रही हूँ, कुछ और बोलना है दीदी। सुहानी ने कहा, मासी आप मेरे आने तक माँ के पास ही रहना। मासी ने कहा, ठीक है दीदी, मैं समय देखकर घर जाकर बोल आऊँगी। आप चिंता मत करो, आपके पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आज पूरा दिन आपके घर पर ही रहूंगी। सुहानी के मन से एक बड़ा बोझ दूर हो गया। मासी आज माँ के पास रहेगी। अब बाकी परिजनों को खबर देना होगा। माँ किसी को नहीं बुला सकती। पापा ही सभी परिजनों से बात करते थे। बड़े पिताजी की को पिता की देहांत की खबर दी। वे दिल्ली में रहते हैं। पिता की खबर सुनकर वह टूट गया। पिता से 5 साल बड़ा है वह। सुहानी ने कहा, आपका शरीर ठीक नहीं है, अभी हड़बड़ा कर आने की जरूरत नहीं है। एक ही बार क्रियाक्रम पर आइएगा। हो सके तो औरों को भी यह खबर दे दीजिएगा। बड़े पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं गांव के घर पर सबको बता दूंगा। बड़े पिताजी का एक ही बेटा है, वह विदेश में रहता है। उसका नंबर सुहानी के पास है, पर अब उसे खबर करने का क्या फायदा। अभी तो वह नहीं आ सकता। बड़े पिताजी ही उसे बता देंगे। सुहानी की माँ की कोई ज़्यादा परिजनों से उतनी ताल्लुकात नहीं है। हाँ, एक मौसी है जिनको सूचना दे दी गई थी। मौसी रामपुर में रहती है, इसीलिए उन्हें आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मौसी को खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। कहा, हम आज ही आ रहे हैं। सुहानी थोड़ा अस्वस्थ हुई। जो भी हो, माँ की अपनी बहन है। अब सुहानी सोचने लगी कि कोई और तो बाकी नहीं रह गया। पिताजी के दोस्त, लेकिन वह उन्हें नहीं जानती। रवि जानता है। पिता के मित्रों को उसी को कहूँगी, सभी को सूचित करे। यह ख्याल तो आया ही नहीं। कुछ लोग नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। जतिन और रवि है। हाँ, मौसा भी रहेंगे, लेकिन मौसा बहुत उम्रदराज आदमी है। ऊपर से तबीयत भी हमेशा बिगड़े रहती है। उन्हें साथ लेना ठीक नहीं होगा। कम से कम 10-15 लोग होने से बेहतर है। फोन फिर बज उठा। फोन पर पापा का नाम देखा तो मन फिर उदासीन हो गया, जबकि जानती है रवि ही फोन किया है। फोन उठाया तो देखा रवि ही है। रवि की आवाज़ सुनकर सुहानी को राहत मिली। कहा, रवि भैया, आज और ऑफिस मत जाना। रवि ने कहा, नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। सुहानी थोड़ी चिंतित होकर रवि से कहा, पिताजी के दोस्तों को मैं नहीं जानती, उन्हें यह समाचार तो देना है। पापा तो बहुत मिलनसार से थे। बाबा को सबके साथ अच्छा लगाव था। वे रोज सुबह शाम चौराहे पर चाय की दुकान पर दोस्तों के संग बैठते थे। हो सकता है कि वह कल शाम भी दोस्तों के संग बैठे हो। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि पापा हमेशा के लिए चले गए हैं। रवि ने कहा, रोहन के पापा तुम्हारे पापा के दोस्तों में से एक है। रोहन को तुम जानती होगी, तुम्हारी ही सहपाठी था। मैं तुम्हें सूचित कर दिया हूँ। पिता के दोस्तों को रवि द्वारा सूचित करने की व्यवस्था करने में सब सक्षम होने के कारण सुहानी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अंतिम संस्कार करने वाले यात्री का क्या होगा? मौसा बीमार है, पापा के दोस्त सब बूढ़े हो गए। अगर कोई बीमार पड़ गए तो कौन संभालेगा? सुहानी बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जतिन सामने बैठा है, लेकिन उसे बताकर भी क्या फायदा? वह तो हमारे मायके के बारे में कुछ नहीं जानता। शादी के बाद 4-5 बार ही यहाँ आए हैं, तो अब एकमात्र उम्मीद रवि है। रवि को ही पिता को शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। सुहानी ने रवि से फिर कहा, रवि भैया, तुम एक काम करो, सत्कार समिति को खबर कर दो, हम फूल खरीद ले आएंगे। हमें 4 बजे तक पहुंच जाने की उम्मीद है। शमशान को चंद लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं तो किसी को नहीं जानती। जतिन कभी कभार सुहानी की ओर देखता है। अगर वह सुहानी की मदद करना भी चाहे तो वह बेबस है। ससुराल के परिजनों से उसका ज़्यादा परिचय नहीं है। ससुराल आने पर सुहानी के पिता उसे कुछ भी नहीं करने देता था। उसका पिता कहता था, तुम 2 दिन के लिए आए हो, तुम आराम करो बेटा। वास्तव में जतिन का ससुर उसे कोई काम करने नहीं देते थे। सुहानी ही सब कुछ खरीदती थी, इसीलिए अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय चुपचाप सुहानी को देखने के अलावा। रवि ने कहा, तुम लोग बस जल्दी आ जाओ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुमको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब रवि ने कहा, इसका मतलब है कि सुरक्षित हो सकती है, वह सब संभालने के लिए रवि पर भरोसा कर सकती है। बहुत देर तक सुहानी फोन पर ही लगी रही थी। थोड़ा रिलैक्स महसूस करते ही खिड़की से बाहर देखी। ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी है।
घर पहुंचने में अभी भी शायद 2 घंटा लगेगा। लगभग सारा इंतजाम कर लिया गया है। ना जाने इंतजाम में आंसू कहाँ खो गए हैं। अब थोड़ा शांत बैठने पर आंखों पे फिर पापा की तस्वीर आ गई, लेकिन पेट में एक अजीब सी सिहरन महसूस किया। समझ गई भूख के चलते हो रही है। इस समय कुछ ना खाएगी तो गैस हो जाएगी। घर निकलते समय भी कुछ नहीं खाया। अब क्या करें? अगर जतिन को भूख के बारे में बताएगी तो वह जरूर ताना देगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। भूखे पेट पिता का काम ठीक से नहीं कर सकेगी। उसे अब सीधा खड़ा होना होगा। इधर ट्रेन में कोई कुछ खाना बेचने भी नहीं आ रहा है। इसीलिए शांत लहजे में जतिन से कहा, मुझे भूख लगी है, ट्रेन तो रुका है, आप बाहर से कुछ लाएंगे? जतिन थोड़ा नाराज होकर कहा, माँ ने कितनी बार खाने के लिए कहा, लेकिन तुम। जतिन की बात सुनकर सुहानी की आंखों से लगा जैसे पानी आने ही वाला हो। जतिन तो भरपेट खाकर ही चला था। उसकी सास ने उसे खाने के लिए कहा, लेकिन उस समय भूख की भावना हजार विचारों में कहीं मर गई थी। अब खुद को संभाल लिया है। इसके अलावा उसे सुबह खाने की आदत भी नहीं है। सुहानी ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए खिड़की से बाहर देखी। आसपास बैठे लोग उसे देख रही है, शायद समझ भी रही है। लोग हंसेंगे जानकर कि इतनी बड़ी औरत भूख से रो रही है, इसीलिए उसने अपने मन को भुलाने की बहुत कोशिश की। अचानक उसकी नज़र दूर खड़ा एक लाल शर्ट वाले लंबा आदमी पर पड़ी। थोड़ा सांवला रंग, आर्मी कट में कटे बाल। उसने हाथ में छोटे बैग। रंग देखने की बहुत कोशिश की, वह समझ नहीं पाई कि बैग काला है या भूरा। उस आदमी से नजर हटाई। भूख बढ़ रही है। उसने अपने बैग से पानी निकाल कर पिया। जतिन ने महसूस किया कि इस समय इस तरह से सुहानी को ना कहता तो अच्छा होता। क्या पता उसे चोट पहुंची होगी या नहीं। जतिन अचानक गुस्से में कुछ कह देता है और वह सुहानी को लग जाता है। जतिन खुद को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। ट्रेन रुकी है देखकर जतिन ट्रेन से उतर गया। उसने सामने ही ब्रेड बिकते देखा, खरीद लिया। ब्रेड देखकर स्मृति को थोड़ा गुस्सा आया। अभी अभी पिता का देहांत हुआ है, इस समय क्या ब्रेड खाने चाहिए? लेकिन अब करने को कुछ नहीं है, ट्रेन छूट गई। यदि अब इसे नहीं खाती तो उसको कुछ नसीब ही नहीं होगा, उल्टे चक्कर आने लगेंगे। रवि ने सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। सुहानी की ट्रेन लेट थी, इसीलिए घर पहुंचने में 5 बज गए। पिता का शव सामने वाले कमरे में रखा है। घर में घुसकर सुहानी अपने पापा के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने पिता को इस हालत में देखना बहुत पीड़ादायक था। वह जोर जोर से पापा को हिलाने लगी और बोली, पापा उठ जाओ, पापा देखो तुम्हारी सुहानी आ गई है। अपनी आंखें खोलो पापा, एक बार, बस एक बार पापा, आपकी बेटी आई है। मौसी पहले ही आ चुकी थी। सुहानी को उसने गले से लगा लिया। सुहानी ने मौसी से कहा, पापा मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज मुझे देख भी नहीं रहे हैं, एक शब्द तक नहीं कह रहे। मौसी पापा से कहो ना, एक बार आंखें खोल दे। सुहानी की हालत देख जतिन और रवि की आंखें धुंधली हो गई। इस वक्त उसे क्या कहे। पिता की अचानक मौत को स्वीकार करना हर किसी के लिए मुश्किल है। रवि ने कहा, वह कल तक बाहर घूमे, दोस्तों से मिले। आधी रात को बाथरूम में ऐसा लगता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सुबह दूध वाले के आने पर जब कोई दरवाजा नहीं खोला, तब दूध वाले ने पड़ोस के आदमी को बुलाया। आखिर में दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। मौसी ने सुहानी का सिर थपथपाया और कहा, नहीं रे, तुम्हारी पिता सब देख रहा है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। सुहानी अब भी अपने पिता से लिपटकर रो रही है। जतिन ने कहा, अब और मत रो, माँ के पास जाओ। सुहानी अपनी माँ की बात भूल चुकी थी। माँ क्या कर रही है, कैसी है? वह अपनी माँ के पास दौड़ी। माँ चुपचाप बिस्तर पर बैठी। अपनी माँ को देखकर सुहानी दुखी हो गई। माँ सुहानी को बिना पलक झपकाए देखती रही। सुहानी उसके पास गई और माँ से लिपटकर रो पड़ी। माँ एकदम शांत और चुप। आया सरला ने कहा, जानती हो दीदी, आपकी माँ एक बार भी नहीं रोई। सुहानी समझ ही नहीं पा रही है कि माँ को यह समझ है भी या नहीं कि पापा अब नहीं रहे। माँ के गले लगकर और थोड़ी देर रोने के बाद सुहानी का मन थोड़ा हल्का हुआ। माँ के पास बैठी सरला ने सुहानी ने पूछा, क्या माँ ने कुछ खाया है? सरला ने कहा, उसने सुबह दूध और रोटी खाई है। मैंने खिचड़ी बनाई है, लाऊं? मैं दवा नहीं जानती, इसीलिए मैंने नहीं दिया। खिचड़ी खाने से अच्छा है। पिता के अंतिम संस्कार में अभी काफ़ी समय लग सकता है।
लाओ सरला मासी, एक चम्मच भी ले आना, सुहानी ने कहा। सरला एक कटोरी में खिचड़ी ले आई और सुहानी चम्मच से माँ को खिचड़ी खिलाने लगी। अपनी माँ को खाना खिलाते समय सुहानी को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। खाना खिलाते समय वह अपनी माँ के बाल को सहला भी रही थी। सुहानी की नज़र माँ के माथे के किनारे पर गई। माँ के माथे के बाईं ओर एक चोट का निशान देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, यहाँ कैसे चोट लगी है माँ? अपनी माँ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर सुहानी ने चोट की जगह को सहलाते हुए कहा, यह तो थोड़ा सूज भी गया है। चोट की जगह हाथ लगने पर सुहानी की माँ ने आह भरी। सुहानी ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। सरला के पूछने पर उसने कहा, दीदी मैंने भी आज देखा, मैंने लेकिन कल नहीं देखी थी। सुहानी मन ही मन कहा, पिताजी ने कल रात फ़ोन किया लेकिन तब तो कुछ नहीं कहा। रवि कमरे में आया और बोला, मैंने भी आंटी का माथे पर चोट देखा। मैंने भी डॉक्टर बैनर्जी को फ़ोन किया है, उसने कहा कि वह आएगा। रवि ने फिर कहा, अब और विलंब नहीं करना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, सत्कार समिति की गाड़ी भी आ गई है। सुहानी के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। माँ की इस अवस्था में छोड़कर अंतिम संस्कार में कैसे जाऊं? डॉक्टर भी आएंगे, जो नहीं है उससे ज़्यादा जरूरी है कि जो है उसके साथ रहा जाए। डॉक्टर के आने पर बहुत सी बातें पूछनी है। माँ को देखभाल पिता की क्या करते थे? पिताजी को ही पता था कि कौन सी दवा कब लेनी है। अब सब कुछ उसे ही समझना होगा। सुबह से कोई दवा माँ ने नहीं खाई है। इस हालत में सरला मासी के हवाले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। एकमात्र बेटी होने के नाते सुहानी अपने पिता के अंतिम यात्रा में न जाने से बुरा लग रहा है, लेकिन पिता भी हमेशा माँ को खुद से ज़्यादा अहमियत देते थे। अगर आज माँ को पिता के काम के लिए इस हाल में छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट पिता की आत्मा को होगा। पिता का अंतिम संस्कार दूसरे लोग कर सकते हैं, लेकिन माँ की असुविधा के बारे में डॉक्टर से सुहानी ही बेहतर बात कर सकती है। फिर पिता का अंतिम संस्कार कौन करेगा? सुहानी के मन में सैकड़ों भावनाएं उफान भर रही थी। कुछ सोचते हुए उसने सरला को बुलाया और कहा, जतिन को बुला लाओ। पिता की अंतिम यात्रा से पहले जतिन और रवि काम में व्यस्त थे। जतिन को बुलाने पर वह सुहानी के पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हें अभी जाना है क्या? तुम तैयार हो? मैं नहीं जाऊंगी, सुहानी ने कहा। जतिन सुहानी की बात सुनकर हैरान हो गया और कहा, तुम नहीं जाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करोगी? सुहानी को माँ के सिवा अभी कुछ सूझ ही नहीं रही थी। मैंने कहा था, लेकिन मैं माँ को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। फिर पिता का काम कौन करेगा? जतिन हैरान होकर पूछा। सुहानी ने कहा, क्यों, आप करोगे? जतिन हैरान परेशान था। मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी थोड़ा उत्तेजित हो गई। क्यों नहीं हो सकता? जतिन ने कहा, तुम्हारे साथ रहते मेरे लिए यह काम करना क्या सही होगा? आखिर वह तुम्हारे पिता है। सुहानी ने कहा, क्यों, वह आपके पिता नहीं है? जतिन ने कहा, लेकिन मैं तो उस तरह तैयार होकर नहीं आया हूँ और बाबा भी तुमसे ही उम्मीद रखेंगे। सुहानी को बहस करना पसंद नहीं था, इसीलिए अब उसने जोर से कहा, मैं अपने पिता को जानती हूँ, वह क्या उम्मीद करते हैं। इस बार जतिन थोड़ा नाराज हो गया और बोला, मेरे लिए यहाँ 13 दिन रहना संभव नहीं है। इसके अलावा छोटी और माँ वहाँ है अकेले। ऑफिस में भी मैं इस तरह बताकर नहीं आया। सुहानी को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। जतिन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता? सुहानी सोच रही थी, मैं जैसा जतिन के घर का सभी नियमों का पालन करती हूँ, क्या जतिन की जिम्मेदारी नहीं है कि वह भी मेरे मायके का नियम में साथ रहे? लेकिन सुहानी का सब्र टूट गया और उसने कहा, मैं नहीं जानती, यह आप पर है कि आप यहाँ 13 दिन रहेंगे या नहीं, लेकिन आपको ही मेरे पिता का मुख्य अग्नि करना पड़ेगा। जतिन ने कुछ सोचा और फिर कहा, रुको, पहले मैं अपनी माँ से पूछता हूँ। सुहानी थोड़ा नाराज हुई। अगर सास आपत्ति करती है
तो जतीन को और नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अब सुहानी ने जोर देकर कहा, जिस दिन से आपने मुझसे शादी की मेरे पिता आपके भी पिता बन गए, इसीलिए उसका काम करना आपकी कर्तव्य है। इसके लिए आपकी माँ की इजाज़त की जरूरत नहीं है। जतिन ने कहा, क्या मतलब? मुझे मेरी माँ को सूचित करना आवश्यक नहीं है। सुहानी को थोड़ा गुस्सा आया। बात करना अब उसे बहुत उबाऊ लग रहा था। पिता का अंतिम कार्य स्वयं न कर पाने की एक दुख था। उस पर जतिन का बकझक सुहानी को पसंद नहीं था। अतः सुहानी से रहा नहीं गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो क्या मैंने अपने माता पिता से उनके कार्य के लिए अनुमति ली? मैं तो सारे नियमों और कार्यों को पूरा की थी। जतिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मुंह से निकला, यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। क्या कहा? मेरी जिम्मेदारी? हाँ, जैसे सास ससुर के लिए मेरा कर्तव्य है वैसे ही आपका भी सास ससुर कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए आपको ससुर के लिए करने के लिए अपनी माँ की अनुमति की जरूरत नहीं है। माँ को बताना है तो आप बाद में बता दीजिएगा, सुहानी ने जतिन से कहा। सुहानी एक मुखर वक्ता है, अपनी बात बड़ी साफ साफ कहती है। जतिन को यह बात पता है और वह इस बात के लिए सुहानी को काफ़ी पसंद भी करता है। जतिन अपने सास ससुर को माँ बाबा ही कहता है। जतिन ने सोचा, सुहानी सही तो कह रही है। माता पिता की तरह ही सास ससुर के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा तो वह कभी नहीं सोचा था। वास्तव में सुहानी से जैसा वह उम्मीद करता है, सुहानी जैसे मेरे माँ बाप का सुख सुविधा का ख्याल रखती है, सुहानी भी मुझसे यही उम्मीद कर सकती है कि वह सुहानी के माता पिता की देखभाल करे। जतिन की शैक्षणिक डिग्री सुहानी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुहानी की व्यवहारिक बुद्धि उससे कहीं ज़्यादा है। इसीलिए वह अब बिना कुछ कहे ससुर के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। जतिन अब सुहानी को एक नए तरीके से पहचान रहा है। मौसी ने आकर सुहानी से कहा, जीजा जी को ले जाने का समय हो गया है। इससे पहले तुम्हारी माँ का कुछ नियमों का पालन करना होगा। सुहानी को याद आया कि जब उसके ससुर की मृत्यु हुई थी तो उसकी सास की चूड़ियाँ तोड़ दिया गया और सिंदूर को विचित्र तरीके से हटा दिया गया था। उस समय सुहानी की शादी को 1 महीना ही हुआ था, इसीलिए वह विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन आज नहीं, मैं आज अपनी माँ को वह दर्द नहीं लेने दूंगी। चूड़ियाँ हाथ में रह गए तो क्या हर्ज है, कुछ दिनों बाद अपने से ही टूट जाएगा। सिंदूर रहे या न रहे, कुछ दिन बाद वह भी मिट जाएगी। सुहानी ने मौसी से कहा, माँ को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है। सुहानी के पास अब बहुत काम है। सभी दबावों का समझना है। पिता द्वारा छोड़ी गई सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि डॉक्टर अगर माँ की चोट के बारे में पूछेंगे तो वे क्या कहेंगे? माँ तो खुद बता नहीं पाएगी। बाबा शायद जानते होंगे, लेकिन अब वह इस दुनिया में है नहीं। बेटी पास में है, लेकिन वह कुछ नहीं जानती। सुहानी मन ही मन कहा, भाग्य की क्या विचित्र विडंबना है। शमशान में मुख्य अग्नि देने के बाद वाले दिन जतिन अपने घर लौट आया। जाने से पहले उसने एटीएम से 20,000 रुपये निकाले और सुहानी को दिए। जतिन ने कहा, यह पैसे रख लो बाबा के काम के लिए, और पैसा चाहिए तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा। इस पैसे की बदौलत सुहानी को बहुत फायदा हुआ। घर में पैसा कहाँ है उसे पता नहीं। जतिन पैसा ना दिया होता तो बड़ी मुश्किल होती। पिता का एटीएम कार्ड खोजने से भी मिल भी जाए तो ज़्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि सुहानी एटीएम का पिन नहीं जानती। इसीलिए सुहानी ने जतिन से पैसे लेने में आनाकानी नहीं की। जतिन ने सुहानी के पिता का मुख्याग्नि किया, जिसके लिए सुहानी जतिन की आभारी है। इसके अलावा छोटी और सास अकेले हैं। ननद वापस चली जाएगी, उसको भी अपना ससुराल का सारा कामकाज देखना पड़ता है। रवि ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। सुहानी ने रवि से कहा, इन कुछ दिनों में तुमको बाहर खाने की जरूरत नहीं, हमारे घर पर ही खा लेना। ऐसे तो शादी से पहले सुहानी को ऐसी कोई कुकिंग नहीं आती थी। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसके पिता ने उसकी शादी कर दिया। अपने ससुराल के घर जाकर सुहानी ने अपनी सास से खाना बनाना सीखा। रवि उसे बाजार से ला देता था। सरला मौसी कटाई सफाई कर देती थी और सुहानी खाना बनाती थी। एक दिन रवि ने सुहानी को खाना बनाते देखा
और कहा, तुम तो खाना बहुत अच्छा पकाती हो, तुम्हारे लिए एक होटल खोलना अच्छा रहेगा। बस अब यही करना बाकी रह गया है। सुहानी ने रवि के उत्तर में कहा, मेरे पास पूरे दिन काम करने का समय नहीं हो रहा है और तुम तो होटल खोलने का पड़ा है। रवि ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे हाथों का जो पकवान खा रहा हूँ, लगता है तुम्हारे जाने के बाद फिर से होटल में खाना मुंह में जाएगा नहीं। सुहानी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, चिंता मत करो, सरला मासी ने सब कुछ सीख लिया है। सरला मासी तो अब यहाँ नहीं रहेगी, तुम उसे अपने पास काम पे रख सकते हो। सुहानी बोल तो दी, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वह बड़ी गलती कर दी है। रवि के लिए सरला मासी की तनख्वाह देखना रखना संभव नहीं है। रवि ने सुहानी के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए पंडित, डेकोरेटर, कैटरर, सब कुछ का अरेंजमेंट उसी ने किया। जतिन को केवल सूचित किया जाता और जतिन वहाँ से उनके नाम पर पैसे भेज देता। बैंक का ज़्यादातर काम रवि ही करता था। सुहानी का पिता का पेंशन की ट्रांसफ़र सुहानी की माँ के नाम करने के लिए रवि ने बहुत मेहनत किया। शाम को रवि और सुहानी माँ के कमरे में बैठकर बातें किया करते थे। इससे माँ का साथ भी रहना होता था और बातों बातों में समय भी निकल जाता था। रवि कविता सुनाता था और सुहानी मंत्रमुग्ध श्रोता की तरह सुनती थी। एक दिन सुहानी ने रवि से कहा कि वह उसका गाना सुनना चाहती है, क्योंकि सुहानी जानती थी कि रवि अच्छा गाता है। रवि का किशोर कुमार की आवाज़ में समानता है। सुहानी ने भी संगीत सीखा, मगर परिवार के दबाव में सब कुछ छूट गया। रवि ने एक फिल्मी गाना आपके अनुरोध में से ये गीत सुनाता हूँ गाना शुरू किया और बाद में सुहानी भी सुर में सुर मिलाने लगी। उनके संगीत सत्र काफी जम गई थी। सरला मासी रसोई में रोटी बना रही थी। वह दौड़ती हुई आई और बोली, दीदी मैं एक गीत गाऊं, मेरे गांव की लोकगीत। हाँ गाओ ना मासी, सुहानी ने उसे प्रोत्साहित किया। सरला मासी ने एक लोकगीत गाना शुरू किया। क्या शानदार आवाज़ है उसकी। सरला मासी पश्चिम बंगाल की लाल मिट्टी में पली बड़ी। बचपन से ही उन्होंने वहाँ की लोकगीत सीखी। उस गीत को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वे उस लाल मिट्टी को धरती में आ गए हैं। जैसे ही सरला मासी का गीत समाप्त हुआ, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ कुछ कहना चाह रही है। सुहानी ने बार बार पूछा, हाँ बोलो माँ, क्या बोलना चाहती हो, बोलो। माँ बोल नहीं सकती थी पर कुछ कहना चाहती थी। इतने बरसों के बाद माँ ने कुछ कहने की कोशिश की। सुहानी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। रवि ने कुछ सोचा और सरला मासी से कहा, तुम फिर गाओ मासी। मासी ने फिर एक गीत गाया। माँ ने मासी की ओर प्रसन्नता से देखती रही। चेहरे पर खुशी के भाव सुहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। सुहानी सोचने लगी कि सरला मासी के गाने में ऐसा क्या था। अचानक याद आया कि मेरी माँ की नानी का घर भी पश्चिम बंगाल में है। माँ नानी के घर में ही पली बड़ी। हो सकता है कि वहाँ के गानों से अपने अतीत के दिन याद आ रही हो। तब से हर शाम माँ के कमरे में गायन सत्र आयोजित किए जाने लगे और सरला मासी मुख्य गायिका थी। सुहानी ने संगीत लय में अपनी माँ के होठों को हिलते हुए देखा। शायद गाने की कोशिश कर रही है। यह बहुत अच्छा संकेत है। शायद बचपन की यादें उत्तेजक के रूप में कार्य कर रही है। सुहानी ने मन ही मन सोचा कि एक दिन वह अपनी माँ को नानी के घर घुमाने ले जाएगी। सुहानी को अपनी माँ को बेहतर करने की उम्मीद की एक किरण नजर आई। सुहानी को अपनी माँ की बहुत चिंता है। इन 13-14 दिनों में सुहानी को सारा काम निपटा लेना है। माँ को यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक बार सोचा था कि सरला मासी को भरोसे इस घर में छोड़ देगी, लेकिन नहीं, सरला का भी घर परिवार है। उसे अगर घर जाना पड़े तो माँ अकेली हो जाएगी और सुहानी के लिए भी इतनी दूर अचानक आना संभव नहीं है। माँ को भी अपने साथ शहर ले जाना होगा, लेकिन माँ को रखेगी कहाँ। ससुराल के घर में जगह नहीं है। 2 कमरों के फ्लैट में माँ को लेकर नहीं जा सकते। एक कमरे में सास रहती है और एक में वे पति पत्नी रहते हैं। माँ की जो हालत है, उनको अटैच बाथरूम की जरूरत होगी। एक बार सुहानी की दिमाग में आया,
कि सास को कुछ महीनों के लिए ननंद के घर छोड़ आएगी। ननंद के वहाँ जगह भी है, सास वहाँ अच्छी तरह से रह भी सकती है। तब माँ को सास के कमरे में रख सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर गुस्सा आया, यह सोचकर कि जिसका फ्लैट है उसे ही दूसरे घर जगह जाने को कहेगी। हालांकि सबसे सरल उपाय दूसरों की विचारों की विवादित हो जाती है। छी छी, यह मैं क्या सोच रही हूँ। सास की उम्र हो गई है और उसे अपने घर में रहने का पूरा अधिकार है। इससे अच्छा हमारे आसपास के फ्लैट में कोई मकान किराए पर लेना होगा। माँ का जो पेंशन मिलेगा उससे एक फुल टाइम आया उनके पास रख देगी, हमारी निगरानी में रहेगी। हाँ, वही ठीक रहेगा। बाद में गांव के इस घर को बेचकर अपनी माँ के लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेगी। सुहानी को इतनी चिंतित देखकर रवि ने पूछा, तुम इतना क्या सोच रही हो? सुहानी ने कहा, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी माँ को कहाँ रखूँ। सोच रही हूँ मैं हमारे फ्लैट के बगल में एक फ्लैट या घर किराए पर लूंगी। दिन और रात के लिए 2 आया रखूंगी और मैं बीच बीच में जाकर देख आऊंगी। रवि ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लेकिन कब तक इस तरह से चला पाएगी? तेरी बेटी अभी छोटी है, सास बूढ़ी हो गई है। अगर तुम अपने ऊपर इतना दबाव लेगी तो तुम्हारा शरीर ही बिगड़ जाएगा। तब इधर भी जाएगा और उधर भी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं और कुछ नहीं सोच सकती। सुहानी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। रवि ने कहा, देखो आंटी सब कुछ भूल जाती है, अपने दम पर कोई काम नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। अगर आया कभी नहीं आई तो तुम क्या करोगी? सुहानी ने कहा, एक काम किया जा सकता है, मैं एक मकान किराए पर लूं और छोटी को साथ लेकर माँ के साथ रहूं। जब तक माँ जीवित है ऐसा ही चलते रहेगा। रवि ने कहा, और तुम्हारा पति? वो अपनी माँ के साथ रहेगा, आखिर वह उसकी माँ है, उन्हें तो अकेले छोड़ा नहीं जा सकता ना। सुहानी ने कहा। रवि ने कहा, तुम फिलहाल एक काम कर सकती हो, एक बड़ा घर फिलहाल किराए पर लो और तुम्हारे घर और गांव के घर दोनों घरों को बेच दो। फिर उस घरों की बिक्री के पैसे से एक बड़ा घर खरीद लो और फिर किराए के घर से नवे घर में शिफ्ट हो जाओ। सुहानी ना जाने किस सोच में खो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही। अब तो ज़्यादातर घरों में संतान एक लड़की या एक लड़का होता है। शादी के बाद लड़की जब ससुराल चली जाती है तब लड़की के माता पिता अकेले हो जाते हैं। इसीलिए 2 घरों के लोगों को चाहिए एक बड़ा घर में साथ रहना, ताकि दोनों परिवार एक साथ रह सके। रवि ने कहा, तुमने सही कहा, देखना आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। सुहानी ने कहा, हम तो सोचते भी हैं कि शादी का मतलब 2 परिवारों का मिलन है। अगर दोनों परिवार एक साथ या अगल बगल होंगे तो दोनों परिवार बेहतर रहेंगे और बेटे और बेटियों की चिंता भी कम होगी। साथ ही वृद्धावस्था की परेशानी भी कम होगी। रवि ने कहा, समाज परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। इन दिनों बुआ चाचा जेठ के रिश्ते गायब होते जा रहे हैं, मामा और मामी भी दूर होते जा रहे हैं। बच्चे इन सारे रिश्तों से महरूम रह जाते हैं। लेकिन अगर दादा दादी और नाना नानी साथ होंगे तो कम से कम यह सभी के लिए अच्छा होगा। सुहानी ने एक और गहरी सांस ली और कहा, यह सोचना आसान है, जबकि संयुक्त परिवार का कंसेप्ट कहीं खो गई है और यह अब वह दिन लौट आएगा। यह दूर की गोटी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरी माँ के लिए मेरी सास इतनी कुर्बानी क्यों देगी। उस घर से मेरे ससुर जी की कई यादें जुड़ी हुई हैं। सास उस घर को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होगी। रवि ने कहा, तुम एक जगह, तुम्हारा पति दूसरी जगह, क्या इस तरह संभव होगा? सुहानी ने कहा, क्यों नहीं होगा, मैं तो ऐसे कितनों को जानती हूँ जो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, अपनी पत्नी बच्चे से दूर रहते हैं। रवि ने कहा, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इस तरह जीने के आदी हैं,
लेकिन अकेले होने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। समाज का भी तो आंखें हैं और उससे भी बड़ा तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। परिवार में सिर्फ जतिन कमाता है, क्या जतिन 2 घरों का खर्चा उठा सकेगा? सुहानी ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। बैक एंड मेंटेनेंस की कीमत 2 अलग अलग आवासों में बहुत अधिक होती है। पिता की मौत के बाद की पेंशन अब आधी मिलेगी, उस पैसे से दवाई का खर्च और बाकी के खर्च कैसे चलाएंगे? इस उम्र में सास के लिए रोज खाना बनाना संभव नहीं है, फिर वहाँ के लिए भी एक रसोइया जरूर रखना पड़ेगा। जतिन अपनी तनख्वाह से 2 परिवारों को खींच पाएगा। रवि ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ को शहर के किसी अच्छे संस्थान में रखने की कोशिश करो, ऐसा संस्थान जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, जो सभी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। तुम कभी कभी उनसे वहाँ जाकर मिलाना। सुहानी ने कहा, संस्थान का मतलब वृद्धाश्रम? क्या बेटी के रहते माँ को वृद्धाश्रम में रहना चाहिए? माँ को वृद्धाश्रम में रखने का विचार सुहानी को मंजूर नहीं था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। सुहानी अच्छी तरह जानती है कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय भविष्य को गुड़ गोबर बना देगी। जतिन दिन भर छोटी के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता। दूसरा घर लिया तो छोटी को बिना पिता के रहना पड़ेगा। यह बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। सुहानी ने लंबी सांस छोड़ी। माँ को साथ रखना ही काफी नहीं है, उसका अपनी जिंदगी का नफा नुकसान भी देखना होगा। सुहानी का पूरा दिन परिवार को संभालते हुए एक झटके में बीत जाता है। फिर इस दोहरी चीजों पर अमल करे तो अपनी बेटी छोटी को देखने का समय ही नहीं निकल पाएगा। 13वीं श्राद्ध क्रम के बाद दिन के सुहानी ने जतिन को उनके घर के पास एक वृद्धाश्रम खोजने के लिए कहा। जतिन ने सास के लिए गूगल खोला और एक ओल्ड एज होम ढूंढा। उसने उस ओल्ड एज होम में जाकर उनसे बात भी की। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों से भी इस ओल्ड एज होम के बारे में पूछताछ की। वह साबित करना चाहता था कि उसे सुहानी की माँ की भी परवाह है, इसीलिए उनके लिए शहर में एक अच्छा वृद्धाश्रम तय किया गया। गंगा के किनारे भवन है। भवन के बड़े बगीचे में तरह तरह के फूल उगे हैं। भवन भी सुंदर है। बहुत सारे कर्मचारी है देखभाल के लिए। नर्स और मैट्रोन बहुत अच्छे हैं। सास यहाँ बिना कोई तकलीफ के ठीक से रह पाएगी। उसी दिन रात में जतिन ने सुहानी से उस ओल्ड एज होम के बारे में कहा। दरअसल जतिन सुहानी को यह साबित करना चाहता है कि वह कोई निकम्मा दामाद नहीं है, वह अपना फर्ज निभाना जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ससुर के काम का सारा खर्च जतिन ही उठाएगा। एक बेटे से कहीं ज्यादा करके दिखाएंगे दामाद जतिन। ससुर को मुखिया अग्नि दिया, सास शांति के कार्य किया और अब सास का भी रहने का आवास की व्यवस्था भी कर रहा है। सुहानी का सिर भी बिजली तब लगी जब उसे सुना कि वृद्धाश्रम 10 लाख रुपए जमा राशि लेगा। क्योंकि माँ का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वे माँ को एक अलग कमरा देगा। मासिक खर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन माँ की पेंशन की पैसों से वह खर्च उठाया जा सकता है। ऐसे भी घर किराए पर लेने और आया रखने का खर्चा भी इतना ही तो होती। अब तक पिता ही सारे पैसों का लेन देन करते थे, इसीलिए माँ के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी। पिता को ही सिर्फ एटीएम का पिन पता था। ऐसे में अब एटीएम का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। माँ हस्ताक्षर नहीं कर सकती, उंगलियों के निशान देने होंगे। बैंकों की कागजात के झमेले बहुत हैं। बैंकों की सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद ही माँ के नाम से पेंशन शुरू होगी। उसके बाद सारे कुछ शहर पर ट्रांसफर करना है। सुहानी एक एक करके सारा काम निपटा रही थी। अगर माँ को वृद्धाश्रम में रखना है तो एक अच्छी खासी रकम जमा राशि के रूप में जरूरत होगी। माँ को डोरमिटारी में रखना संभव नहीं। माँ के लिए अटैच्ड बाथरूम वाला सिंगल कमरा लेना चाहती है सुहानी, लेकिन इसके लिए उसे 10 लाख जमा करने होंगे। सुहानी के पास इतने पैसे नहीं है। महीने का किराया माँ की पेंशन से हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से जमा करेगी? यदि वह अपने गहने भी बेचती है तो वह मुश्किल से 3 से 4 लाख मिलेंगे। उसके पिता ने उसकी शादी पर बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन अब उनके बैंक खाते में नाम मात्र के पैसे बचे हैं। पापा ने उसकी शादी में बहुत लोगों को खाना खिलाया था, सामानों से घर भर दिया था। अब क्या फायदा? उन सामानों को बाजार में बेचा भी जाए तो आधा पैसा भी नहीं मिलेगा।
वृद्धावस्था के परेशानी के लिए दान दहेज का एक प्रमुख कारण है, लेकिन सौभाग्य से जतिन ने ससुर के काम का सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार हो गया, अन्यथा सुहानी मुश्किल में पड़ जाती। अब और रुपए जतिन से सुहानी किस मुंह से मांगे। रवि रक्षक के रूप में फिर एक बार प्रकट हुआ। उसने कहा वह कुछ बिल्डरों से बात किया है, वे इस गांव के घर को खरीद लेंगे। आधा पैसा मकान बेचने का एग्रीमेंट होने पर ही दे दिया जाएगा। इस घर की बाजार मूल्य 20 लाख है, बाकी के 10 लाख जब रजिस्ट्रेशन होगा तब मिलेंगे। अब जब तुम्हें तुरंत ही 10 लाख मिल रही है तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भी रख सकती हो। आज पहली बार लगा कि अगर मेरे बड़े भाई जिंदा होते तो शायद माँ को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ता और शायद पापा को भी समय पर इलाज मिल जाता। पिता का काम अच्छे से निपट गया था। जतिन, सासू माँ, छोटी और ननद श्राद्ध घाट के एक दिन पहले ही यहाँ आए थे। रवि और सुहानी मिलकर पिताजी के दोस्तों और परिजनों को आमंत्रित किया। पिता के श्राद्ध काम के दिन सभी रिश्तेदारों ने जतिन को आशीर्वाद दिया। सभी कह रहे थे, हर घर में तुम्हारे जैसा दामाद हो। तुम बेटे की कमी महसूस होने नहीं दिया। जतिन भी बहुत आत्मसंतुष्ट था। जतिन को भी बहुत अच्छा लगता था जब कोई उसके पति की तारीफ कर रहा होता है था। लेकिन बेचारे रवि ने सब कुछ व्यवस्थित किया, पर किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। वह गुमनाम ही रह गया। सुहानी ने अपनी ननद से आभार व्यक्त की। उसने सुहानी की बेटी की देखभाल के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर आई थी, नहीं तो यहाँ इतना सकुशल रहना और पिता के कामकाज का प्रबंध करना सुहानी के लिए संभव ना होता। सुहानी ने ननद को कुछ दिन और अपने माँ के घर रहने के लिए कहा। यहाँ कुछ और काम है जो निपटाकर अपनी माँ को साथ लेकर वापसी करेगी। ननद की वापसी के दिन सुहानी ने ननद से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। यदि तुम ना होती तो मैं यहाँ इतने दिन ना ठहर पाती। ननद ने कहा, मुझे भी अच्छा लग रहा था। माँ के साथ रहने का अलग ही आनंद है। ऐसी जरूरत ना पड़ती तो इतने दिन ससुराल वाले रहने थोड़ी ना देते। पता नहीं, जाकर देखूंगी सास के चेहरे मटकी जैसे हो गई होगी या नहीं। सुहानी ने 2 साड़ियाँ लाकर ननद को दी और कहा, यह एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी सास के लिए है। देखना, साड़ी देखकर तुम्हारी सास का चेहरा फूल जैसा कोमल हो जाएगा। दोनों साड़ियाँ सुहानी ने खुद पसंद कर खरीदी। ननद ने उसकी बेटी की देखभाल की और ननद को सास ने मायके में रहने की इजाज़त दी। इसीलिए कृतज्ञतापूर्वक वे दोनों साड़ियाँ सुहानी ने उन्हें दी। सुहानी अच्छी तरह जानती है कि अगर ननद अपने ससुराल लौटेगी तो ननद की साथ संबंधी से कुछ पाने की उम्मीद लेकर बैठे रहेगी। ननद इसे नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, नहीं भाभी, साड़ी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी की मैं देखभाल किया, आखिर वह मेरी भतीजी है। तुमने जो मेरी सास के लिए खरीदा है मैं सिर्फ उसे ले लेती हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। सुहानी ने ननद की एक ना सुनी। उसने साड़ियों को जबरदस्ती ननद के बैग में भर दिया। कहा, तुम्हारे लिए खरीदा है, मैं इसे नहीं रख सकती। सुहानी अच्छी तरह जानती है कि एक लड़की के लिए अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने पिता के घर आना कितना मुश्किल होता है। माँ को मिली बहुत सी साड़ियाँ सुहानी अपनी सास को दे दी। माँ के लिए हर वक्त साड़ी पहनना संभव नहीं है। वह सब साड़ी पड़े पड़े खराब होने से अच्छा सास पहने। इतनी सारी साड़ियाँ पाकर सुहानी की सास भी बहुत खुश हुई। श्राद्ध नियम टूटने के बाद वाले दिन जतिन, ननद, छोटी और सासू माँ वापस अपने घर चले गए। जतिन कह के गया कि जब घर बिक जाए तो वह आएगा और सुहानी और उसकी माँ को ले जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मकान बेचने का एग्रीमेंट हो गया था, बस मकान की रजिस्ट्री बाकी है। उसका उतना परवाह नहीं है क्योंकि मकान के खरीदार पिता के बहुत परिचित थे। उसने 10 लाख दिए, बाकी 10 लाख रजिस्ट्री के दौरान देने का वादा किया। वह पैसा जतिन को भेजकर वृद्धाश्रम के बैंक खाते में जमा कर दिया है। माँ को पेंशन मिलने में 1-2 महीने की देरी हो सकती है। जतिन ने कहा, पेंशन की उतनी चिंता मत करो, जरूरत पड़ने पर 1 साल तक वृद्धाश्रम की मासिक किराया जा भुगतान हम करेंगे। सुहानी मन ही मन में सोचती रही, वह बहुत भाग्यशाली है कि जतिन जैसा पति मिला।
जिसका पति खुद आगे आकर उसके माता पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। पिताजी बैंक खातों में ज्यादा पैसा नहीं था। सुहानी समझ ही नहीं पा रही थी कि पापा इतने कम पैसों से घर कैसे चलाते थे। सुहानी को कभी नहीं पता चला कि उसके पापा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। पापा शायद यह सोचकर नहीं बताए कि लड़की को बताने से वह केवल दुखी होगी। सुहानी के लिए यह मुमकिन भी नहीं था कि वह अपने माता पिता को हर महीने पैसे से मदद कर सके। बेटियां शादी के बाद चाहकर भी अपने मायके की मदद नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी खुद की कोई आमदनी नहीं होती है। सुहानी यह सोचकर सिहर उठी कि यदि उसके पिता सरकारी नौकरी नहीं करते और पिता के पास अपना घर नहीं होता तो वह इस स्थिति में माँ को कैसे संभालते। माँ को तो वृद्धाश्रम में भी नहीं रखा जा सकता था। रवि ने ही गाड़ी ठीक कर दिया। बड़ी कार है ताकि माँ चाहे तो लेट के जा सके। सुहानी अपनी माँ की जरूरत का सारा सामान कार में ले ली है। घर के फर्नीचर का क्या करेंगे? उसके ससुराल के घर में तो जगह ही नहीं है। फर्नीचर माँ का वृद्धाश्रम में तो नहीं रखा जा सकता है। माता पिता की स्मृति स्वरूप वस्तुएं बहुत कीमती होती है, इसीलिए इन चीजों को वह बेचना भी नहीं चाहती। रवि से कहा कि वह इन चीजों को जरूरतमंद किसी गरीब को दान देकर दे। सुहानी आखिरी बार माता पिता का शादी का पलंग पर बैठी। बचपन की कई यादें ताजा हो गई। बचपन से लेकर बड़े तक यह इस पलंग की चारों ओर दौड़ती रही थी। इस बिस्तर पर कितनी कूदी, सोचकर ही अचानक वह रो पड़ी। बहुत देर तक बिस्तर पर बैठकर रोती रही। एक कोने पर अलमारी खड़ी है जिसमें उसकी पिता का काम का सारा सामान एक समय रखा जाता था, अब सुनसान पड़ी है। उसने उसे खोलकर देखा तो हैंगर पर उसके पिता के कपड़े लटक रहे थे। पापा की शर्ट पैंट पकड़कर सुहानी रो पड़ी। उसने उस कपड़ों में से अपने पिता के शरीर की महक खोजने की कोशिश की। हर पोशाक को स्पर्श करती रही। कितनी यादें जुड़ी हुई है। पापा जब हरे रंग के कपड़े पहनते थे तो बहुत हैंडसम लगते थे। शादी के समय ससुराल वालों ने पिता को एक पीली शर्ट दी थी। हरा शर्ट पहली दिवाली पर जतीन ने पसंद कर खरीदा था। सब अलमारी में रखा है, अब और देख नहीं सकती। नजर हटाकर अलमारी बंद कर दी सुहानी। कमरे के एक छोर पर पापा की आराम कुर्सी रखा है। पिताजी को उस पर बैठना अच्छा लगता था। सुहानी ने उसे बहुत देर तक थामे रखा, जैसे कि वह अपने पिता को पकड़े हुए हो। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक इस आईने में खुद को देखते हुए बड़ी हुई है। कभी खुद को इस आईने में देखकर खुश होती थी तो कभी रोती थी। जब उसके बालों में जूं होती थी तो पापा उसके सिर मुंडवा देते थे। शीशे के सामने खड़े होकर मुंडवाया हुआ खुद को देखकर वह बहुत रोती थी। और पापा जब नए कपड़े लाते तो इसी आईने के सामने खड़ी होकर डांस किया करती थी। आज के बाद इस आईने में कभी अपना चेहरा नहीं देख पाएगी, इसीलिए उसने अपने चेहरे को इस आईने में अच्छी तरह से देखा। आईने को एक बार चूमा। घर में कई छोटी छोटी चीजें बिखरी पड़ी है। एक एक करके सब कुछ ठीक उठा लिया और यादों में खो गई। उसने पलंग के नीचे एक बड़ा संदूक देखा। बाहर निकलकर उसे खोला। पिता ने कितनी छोटी छोटी चीजों को संभाल कर रखा है। उसकी ड्राइंग बुक, टूटा हुआ खिलौना, एक कपड़े की गुड़िया जो माँ ने बनाकर सुहानी को दी थी। वह गुड़िया सुहानी के बचपन में बहुत प्रिय थी। कक्षा 2 में दौड़ प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर मिली थी। उसका पुरस्कार मेडल भी रखा था, साथ ही एक नंबर टैग था जिसे उसने अपनी पीठ पर एक पिन लगाकर तोड़ी थी। उसने एक थैला खोला और देखा कि उसमें कितनी गोटियां थी। उसने और उनके पिता ने समुद्र यात्रा के दौरान देश से उठा लाई थी। उसने कागज में लिपटा एक पैकेट खोला और उसमें लाल रंग के छोटे छोटे दाने देखे। याद आया उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ दामोदर नदी के तट पर स्थित लेमियार पार्क में से ये बीज एकत्रित की थी। एक बच्चे के रूप में उनके द्वारा बनाई गई एक कागज की नाव भी पिता ने संभाल कर रखा था। माँ का पुराना वेनिटी बैग, स्कूल का टीचर बनकर खेल के दौरान इस बैग को अपने कंधे पर टांगती थी। सुहानी
पिता को छात्र बनाकर वो टीचर बनकर डांटती थी। एक बार फिर कंधे पर उस बैग को लटका दिया। एक बेकार घड़ी भी है जो पिता ने उसे स्कूल फाइनल पास करने के बाद खरीद दिया था। उसने एक बार फिर उसे अपने हाथ में बांधे एक एल्बम और अपने पिता की बंधी हुई तस्वीर रे अपने साथ ले लिया। उस एल्बम में उसके पिता ने 24वें जन्मदिन तक हर जन्मदिन की तस्वीरें लगा कर रखी थी। सुहानी ने सोचा कि उसे अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसने इस संदूक में छोड़ दिया। क्योंकि सुहानी के ससुराल में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है, छोटी का जन्मदिन भी घर पर ही साधारण तरीके से मनाया जाता है। इस बक्से को रवि के घर पर ही छोड़ देगी। इन टूटी फूटी चीजों को अपने ससुराल ले गई तो जतिन नाराज हो सकता है। वह नहीं समझ पाएंगे कि इन सब चीजों में उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सारी चीजें अंदर डालकर बक्से को बंद कर दिया। अगर वह कभी अपना फ्लैट खरीदती है या किसी बड़े घर में शिफ्ट होती है तो वह इसे ले जाएगी। जतिन का 2 कमरों का घर पहले से ही इतनी चीज़ों से भरा हुआ है कि इन सब चीज़ों को रखने के लिए जगह ही नहीं होगी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।